नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अल्प विकास की अवधारणा तथा उसकी मुख्य विशेषताएं। चलिए शुरुआत में हम जानने का प्रयास करते हैं कि अंडर डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं और अंडर डेवलपमेंट को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। अंडर डेवलपमेंट लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट को दिखाता है और उस लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट की जो विशेषताएं हैं वो हैं लो रियल पर कैपिटा इनकम, यानी निम्न वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्धनता, लोअर लेवल ऑफ लिटरेसी, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनकी ये कुछ विशेषताएं जो मैंने बताई हैं वो पाई जाती हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो अपने नागरिकों को एक डिसेंट लेवल ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने में असफल होती हैं और जिसके कारण वहाँ पर मिजरी एंड मैटेरियल डिप्रिवेशंस होता है। संसार की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को क्लासिफाई करने के लिए जो हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इनकम के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को क्लासिफाई किया गया है, यानी उनकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर उन अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्था, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में परिभाषित किया जाता है। जो हमारा WDR है यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इकोनॉमीज को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो हमारे लेटेस्ट आंकड़े हैं उनके हिसाब से लो इनकम कंट्रीज वो हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम $1035 या इससे कम है। लोअर मिडिल इनकम है ग्रुप में वो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम 1036 से 4045 है। अपर मिडिल इनकम में वो कंट्रीज हैं जिनकी इनकम $4006 to 12535 है। और हायर इनकम कंट्रीज वो कंट्रीज हैं, हायर इनकम इकोनॉमीज वो इकोनॉमीज हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम 12,536 से अधिक है। तो यानी इनकम का क्राइटेरिया के आधार पर जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो देशों को कैटेगराइज करती है, उनका वर्गीकरण करती है और इस आधार पे वो जो ऊपर के दो हैं लो इनकम और लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनको हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कह सकते हैं। हालांकि ये जो WDR का तरीका है इसकी आलोचना की गई है क्योंकि जो WDR में जो वर्गीकरण है वो केवल इनकम को ध्यान में रखता है और दूसरे एस्पेक्ट्स जो हैं डेवलपमेंट के जैसे लिटरेसी है, हेल्थ है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उनको इग्नोर करता है। दूसरा WDR जो है वो केवल इनकम के आधार पर देशों को विभाजित करता है, लेकिन उस देश के अंदर वो जो इनकम है वो किस तरीके से बटी हुई है। अगर मान लो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा स्क्यूड है तो ऊपर के जो अमीर वर्ग है उसके पास ज़्यादा इनकम होगी और बहुत सारी पॉपुलेशन उस कंट्री की गरीब होगी, निर्धन होगी, उसको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिल रही होंगी। इसलिए हम केवल इनकम के बेसिस पे इकोनॉमीज को जो हम डिवाइड करते हैं वो सही नहीं है। इस आधार पे इसकी आलोचना की गई है। आइए अब हम अंडर डेवलपमेंट की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले UNO एक्सपर्ट ग्रुप है जिसने अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित किया है और इनके अनुसार अल्पविकसित देशों का प्रयोग उन देशों के अर्थ में किया जाता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न यूरोप के देशों से कम होती है, उनकी तुलना में कम होती है, उनको हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज कह सकते हैं। तो इस आधार पर नॉर्मली अंडर डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि निर्धन देश या पुअर कंट्रीज। इसके बाद हमारा जो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया है उसने भी अंडर डेवलपमेंट को परिभाषित किया है और उसके अनुसार अल्प विकास जो है वो अनयूटिलाइज्ड मैन पावर, अनयूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड मैन पावर के साथ साथ अनएक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज का पाया जाना, दोनों का सह अस्तित्व, किनका, अंडर यूटिलाइज्ड और अनयूटिलाइज्ड मैन पावर एक तरफ
और दूसरी तरफ जो नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी उस देश के ह्यूमन रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज का अगर पूर्ण प्रयोग नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि वो कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इसके बाद अगली डेफिनेशन हम देखते हैं, ये जैकब वाइनर की डेफिनेशन है, और जैकब वाइनर के अनुसार एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री वो है जिसके विकास करने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। वो विकास कर सकता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज वो कंट्री हैं जिनमें विकास करने की संभावनाएं होती हैं। और वो विकास किस तरीके से कर सकते हैं? ज़्यादा मात्रा में पूंजी का प्रयोग करके, ज़्यादा मात्रा में लेबर का प्रयोग करके, ज़्यादा मात्रा में अपने नेचुरल रिसोर्स का प्रयोग करके, या सारों इन तीनों चीज़ों का, पूंजी, श्रम और उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वो उस कंट्री में ये खासियत है कि वो ग्रो कर सकता है, उसमें विकास की संभावनाएं होती हैं। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को उन्होंने अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज का है। तो जैकब वाइनर की परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हाई इनकम कंट्रीज हैं उनको भी अंडर डेवलप्ड माना जा सकता है अगर उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है या पोटेंशियल है। यानी ये जो डेफिनेशन है ये अंडर डेवलपमेंट को ग्रोथ पोटेंशियल के साथ जोड़कर डिफाइन करती है। इसके बाद एमपी टोडोरो की डेफिनेशन है, और एमपी टोडोरो के अनुसार अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वह है जिसमें जीवन स्तर, निम्न जीवन स्तर, निरपेक्ष निर्धनता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, निम्न उपभोग का स्तर, घटिया स्वास्थ्य सेवाएं, ऊंची मृत्यु दर और विदेशी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता होती है। उन अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कह सकते हैं। इस डेफिनेशन को हम एक बार दोबारा से देखते हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निम्न जीवन स्तर, लो लेवल ऑफ लिविंग, निरपेक्ष निर्धनता, अब्सोल्यूट पॉवर्टी, लो पर कैपिटा इनकम, निम्न प्रति व्यक्ति आय, लो कंजम्पशन लेवल, निम्न उपभोग स्तर, पुअर हेल्थ सर्विसेज, घटिया स्वास्थ्य सेवाएं, ऊंची मृत्यु दर, ऊंची जन्म दर, और इसके साथ साथ विदेशों पर निर्भरता ज़्यादा होती है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को हम अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं एमपी टोडोरो की डेफिनेशन से निकलती हैं जिनको हम आगे यूज करेंगे। आइए अब हम मिडल की परिभाषा देखते हैं। मिडल के अनुसार एक अल्पविकसित देश वो है जिसमें बहुत सारे अनडिजायरेबल कंडीशन जो हैं एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। कंस्टिलेशन का मतलब तारामंडल, यानी बहुत सारी ऐसी शक्तियां जो अनडिजायरेबल हैं वो एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। और वो कौन सी बताई उन्होंने कहा आउटपुट, इनकम एंड लेवल ऑफ लिविंग लो होता है, यानी उत्पादन, आय और जीवन स्तर काफ़ी नीचा होता है। जो उत्पादन के तरीके होते हैं, लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर है, वो विकास के लिए विकास प्रेरक नहीं होता। और उसके साथ साथ जो संस्थाएं होती हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो भी अनफेवरेबल होते हैं। तो जिसके कारण ये अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो आय के निम्न स्तर पर बनी रहती हैं। तो इनके हिसाब से ये जो तत्व इन्होंने बताए, इन सारों का जो एक दूसरे से एक्शन रिएक्शन है, जिसके फलस्वरूप ये अर्थव्यवस्थाएं एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में रहती हैं, यानी नीचे इनका जो संतुलित आय का स्तर है वो काफ़ी नीचे लेवल पे होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं कह सकते हैं। आइए ऑस्कर लांगे की डेफिनेशन देखते हैं। ऑस्कर लांगे के अनुसार एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें पूंजी का वर्तमान स्टॉक, ध्यान से देखना, ये पहली बार हमने पूंजी के स्टॉक की बात की है। तो पूंजी का वर्तमान स्टॉक इतना कम है कि वो जो उपलब्ध श्रम साधन है, जो अवेलेबल लेबर फोर्स है, उसको एम्प्लॉय करने के काबिल नहीं है। यानी इतनी कम पूंजी की मात्रा है कि वो जो श्रम शक्ति है उसको आधुनिक उत्पादन के तरीकों के आधार पर यूटिलाइज करने में विफल रहती है। तो ऐसे कंट्रीज को हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। अब हमने जो डेफिनेशन 6 डेफिनेशन हमने डिस्कस की, और बाकी भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, इनके आधार पर इन डेफिनेशंस को 3 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली है कि जो डेफिनेशंस पॉवर्टी एंड लो इनकम पर केंद्रित हैं, यानी वो केवल निर्धनता और निम्न आय पर फोकस करती हुई डेफिनेशंस हैं। एक तो कैटेगरी ऑफ डेफिनेशंस वो हैं।
दूसरी कैटेगरीज है कि जो रिसोर्स हैं, जो संसाधन हैं, वो पूर्ण तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। दूसरी प्रकार की डेफिनेशंस इस कैटेगरी में आती हैं। और तीसरी डेफिनेशन है जो कैपिटल डेफिशिएंसी बेस्ड हैं, जो पूंजी की कमी को चिन्हित करती हैं और उनके आधार पर वो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित करती हैं। तो इस आधार पर हम जो परिभाषाएं हैं उनको 3 आधारों पे बांट सकते हैं। हालांकि आधुनिक समय में जो अर्थशास्त्री हैं, जैसे अमर्त्य सेन हैं, जीन ड्रेज हैं, उन्होंने अंडर डेवलपमेंट को पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। यानी जहां निर्धनता का जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर काफ़ी ऊंची है, यानी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सही नहीं हैं। इसके साथ साथ पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का प्रति व्यक्ति उपभोग, उसको हम एक डेवलपमेंट का इंडिकेटर मानते हैं। इसके साथ साथ जो सामाजिक कल्याण का स्तर है वो काफ़ी कम होता है, लोगों की जो एवरेज कैलोरी इनटेक की कैपेसिटी है वो कम होती है। तो इस आधार पर भी अर्थव्यवस्थाओं को विकसित और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में परिभाषित किया जाता है। तो अब हमने देखा कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की परिभाषा हमने डिस्कस की और अल्प विकास से हमारा क्या अभिप्राय है उसको हमने डिस्कस किया। इन सारी परिभाषाओं के आधार पर हम 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बताना जरूरी समझते हैं। पहला तो ये है कि अंडर डेवलपमेंट जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी हम तुलना करके बताते हैं कि कौन सी अर्थव्यवस्था विकसित है और कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो अल्प विकसित है। हम तुलना करते हैं, हम ये कहते हैं कि भारत इसलिए अल्प विकसित है क्योंकि उसकी यूएसए के मुकाबले इनकम जो है वो काफ़ी कम है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट जो है एक रिलेटिव कंसेप्ट है। हम दूसरे देशों से कंपेयर करके ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है और कितना अंडर डेवलप्ड है। तो अंडर डेवलपमेंट एक सापेक्षिक अवधारणा है। दूसरा, अल्प विकास निर्धनता को बनाए रखता है। सापेक्षिक धारणा तो है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि भारत यूएसए के मुकाबले निर्धन देश है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत में निर्धनता पाई जाती है। यानी जो अंडर डेवलपमेंट है वो रिलेटिव कंसेप्ट होते हुए भी निर्धनता के साथ जुड़ा हुआ होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है। निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ आप पहले से पता है आपको। निरपेक्ष निर्धनता से हमारा अभिप्राय उस अवस्था से है जिसमें लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान को संतुष्ट करने में विफल होते हैं। तो इसके फलस्वरूप जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वो उनमें निर्धनता काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उन देशों में विकसित होने की संभावनाएं नहीं हैं। यानी एक अल्पविकसित देश को एक संभावित निर्धन देश के रूप में पहचान नहीं की जानी चाहिए। जैसे इंडिया है, इंडिया एक अल्पविकसित देश है, लोअर मिडिल इनकम कैटेगरीज में आता है, लेकिन इंडिया में डेवलपमेंट की काफ़ी अधिक पोटेंशियल है। तो इन अर्थव्यवस्थाओं को जब हम अंडर डेवलप्ड कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमेशा अंडर डेवलप्ड रहेंगी। इनमें डेवलपमेंट की काफ़ी अधिक कैपेसिटी होती है। अगर आप अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की पोटेंशियलिटी के हिसाब से डिफाइन करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रो करने की काफ़ी अधिक पॉसिबिलिटी होती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति निम्न आय के आधार पर हम जितनी भी हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी उसमें हमने कहा था कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम होती है। उदाहरण के लिए यूएसए की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 60,000 के आसपास है, जबकि भारत की केवल 7,060 है। यानी इसी तरीके से स्विट्जरलैंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो इथोपिया से लगभग 35 गुना है और भारत से लगभग 9.3 गुना अधिक है। यानी लगभग 9 गुना अधिक प्रति व्यक्ति आय भारत की आय से स्विट्जरलैंड की आय है। इसी तरीके से यूएसए की प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 8.5 टाइम्स अधिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की पहली विशेषता निम्न प्रति व्यक्ति आय है। निम्न प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जो उनकी प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने की दर है वो भी काफ़ी कम होती है, लो होती है या एक स्टेगनेंट होती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती है। तो ये दोनों जो हैं लो पर कैपिटा इनकम और स्लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम
किसी भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसके बाद आर्थिक असमानताएं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में आर्थिक असमानता पाई जाती है। आर्थिक असमानता से हमारा मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, धन का जो वितरण है, वो काफ़ी अनइक्वल होता है, काफ़ी असमान होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इन देशों की राष्ट्रीय आय का एक बड़ा हिस्सा समाज के छोटे से भाग के पास है, जबकि समाज के एक बहुत बड़े भाग को जिंदा रहने के लिए भी पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसके कारण हम ये कहते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक असमानता नहीं होती, उन अर्थव्यवस्थाओं में भी पाई जाती है, लेकिन अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक असमानता विकसित देशों की आर्थिक असमानता से काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये एक और विशेषता है। इसके साथ साथ जो जीवन स्तर है वो काफ़ी नीचा होता है, यानी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जीवन स्तर है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम उनकी काफ़ी कम होती है। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कैप्चर करता है किसी कंट्री की लेवल ऑफ लिविंग, उसके हिसाब से अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ का एसडीआई देखेंगे तो 0.8 टू 0.95 है, जबकि जो अल्पविकसित देश हैं उनका एसडीआई केवल 0.3 टू 0.6 है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें जीवन स्तर निम्न होता है। इसके बाद हम अगर पूंजी की बात करें तो इन देशों में, अल्पविकसित देशों में पूंजी की कमी पाई जाती है। इसके साथ साथ पूंजी निर्माण की दर होती है वो भी काफ़ी कम होती है। इन देशों में जो फैक्ट्रियां हैं, मशीनरी हैं, उपकरण हैं, आधारभूत संरचना है, इसके साथ दूसरी जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उनकी कमी पाई जाती है। अगर हम देखें तो जो अल्पविकसित देश हैं उनमें पूंजी निर्माण की दर लगभग 17% है, जबकि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें पूंजी निर्माण की दर लगभग 23% के आसपास है। अर्थात जो पूंजी निर्माण की दर है उसमें काफ़ी अधिक चेंज पाया जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की दर 17% के आसपास है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये 23% के आसपास है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक तो पूंजी की कमी पाई जाती है, और इसके साथ साथ जो पूंजी के बढ़ने की दर कह सकते हैं या रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम होता है। अगली विशेषता है कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी पुरानी होती हैं। जो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज होती हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करती हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि लैक ऑफ कैपिटल पाया जाता है। हमने ऊपर डिस्कस किया, पूंजी की कमी पाई जाती है। पूंजी की कमी के कारण जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं, जिसके कारण उत्पादन की तकनीक जो होती है वो प्राय पुरानी तकनीक होती है। तो जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी पुरानी होती है, काफ़ी पिछड़ी हुई होती है। इसके साथ साथ जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जन्म दर भी ऊंचा होता है, मृत्यु दर भी ऊंचा होता है, और इन कंट्रीज़ की जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके साथ साथ जो निर्भरता का भार है वो भी काफ़ी अधिक होता है। निर्भरता भार से हमारा मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो खुद ना कमाते हों और वो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उसको हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, वो इन कंट्रीज़ में काफ़ी हाई होता है। इसके बाद जो श्रम की उत्पादकता है वो काफ़ी कम होती है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो हैं उनमें लेबर प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि स्किल्स जो होती हैं वो काफ़ी लो होती हैं, जिसके कारण जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है, अगर हम विकसित देश और अविकसित देशों की तुलना करें तो अल्पविकसित देशों में विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी एक श्रमिक की कृषि में मूल्यवृद्धि को देखें तो भारत में एक श्रमिक एक वर्ष में लगभग 1156 रुपये मूल्यवृद्धि करता है खेती के काम में लगा, कृषि कार्यों पर अगर लगा है। इसके साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 58,574 डॉलर वैल्यू ऐड करता है। अब यहाँ पे आप देखो तो ये बहुत लगभग 50 टाइम ज़्यादा है इंडिया से। इसी तरीके से यूके में लगभग 43,000 के आसपास पर लेबर जो वैल्यू एडिड है वो एग्रीकल्चर में होती है, और इंडिया की कितनी है? केवल 1156, और बांग्लादेश की तो हमसे भी कम है, 743। इसका मतलब ये हुआ कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें श्रम की जो उत्पादकता होती है वो काफ़ी निम्न होती है।
इसके बाद अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने नेचुरल रिसोर्सेज का पूर्ण प्रयोग नहीं करती, यानी उन देशों में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं लेकिन वो उनको यूज नहीं कर पाती, क्योंकि उनको यूज करने के लिए उनके पास जो स्किल हैं वो नहीं होती हैं, उनके पास जो निपुणता चाहिए वो निपुणता नहीं होती है। मायर और बाल्डन के अनुसार सामान्यतः निर्धन देशों में साधन तो पाए जाते हैं परंतु इन साधनों का प्रयोग या तो हुआ ही नहीं है, या इनका अर्थ शोषण हुआ है, या इनका गलत शोषण हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं करती हैं। इसके साथ साथ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में काफ़ी अधिक मात्रा में खुली और छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। खुली और छिपी हुई बेरोजगारी से हमारा अर्थ ये है कि जिन कामों में मजदूर लगे हुए हैं, जिन कामों में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, उनका मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी लो होता है और कुछ कंडीशंस में तो उनका लगभग जीरो होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर खुली या छिपी हुई, जिसको हम अदृश्य बेरोजगारी होते हैं, वो पाई जाती है। इसके बाद अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि की प्रधानता होती है, यानी ज़्यादातर जो देश हैं उनमें जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट करते हैं, लेकिन प्राइमरी सेक्टर जो है वो इन कंट्रीज में वेल डेवलप्ड नहीं होता। अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में कृषि में लगभग 50 से 60% लोग लगे रहते हैं और उनका उस देश की इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 15 से 25% है, यानी लगभग आधे से अधिक जनसंख्या खेती के कार्यों में या जो प्राथमिक क्षेत्र है उस पर निर्भर करती है, लेकिन उनका जो योगदान होता है देश की जीडीपी में वो लगभग 1/4 या 1/5 होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का संरचनात्मक जो ढांचा है वो इस तरीके का होता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए होते हैं। इसके बाद अगर हम निर्धनता की बात करें, हमने डेफिनेशंस में भी बात की थी कि जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होती है वो इन इकोनॉमीज में काफ़ी अधिक होती है, हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी होती है। इसके बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी हो गया, ऊर्जा, परिवहन और संचार, जिसको हम आर्थिक अधोसंरचना कहते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एजुकेशन एंड वेल्थ है, ये दोनों ही निम्न स्तर के होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं वे अर्थव्यवस्थाएं हैं जिनमें आधारभूत संरचना का पिछड़ापन पाया जाता है। इसके बाद जो फॉरेन ट्रेड है अल्पविकसित देशों का, पहले तो उसका वॉल्यूम काफ़ी कम होता है। दूसरा, वॉल्यूम कम होने के साथ साथ ये जो कंट्रीज हैं ये प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हो गई, मिनरल्स, पेट्रोलियम ऑयल, और इंपोर्ट करते हैं ये फिनिश्ड गुड्स जैसे कंज्यूमर गुड्स। तो जिसके कारण उनकी जो टर्म ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल होती हैं, और टर्म ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होने का मतलब है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से ज़्यादा लाभ नहीं कमा सकते। जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण है उसका लाभ पूर्ण रूप से इन अर्थव्यवस्थाओं में लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये अर्थव्यवस्थाएं अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। और इसके साथ साथ अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का सामाजिक, राजनीतिक, संस्थागत और जो प्रशासनिक ढांचा है वो आर्थिक विकास के प्रेरक नहीं होता, यानी आर्थिक विकास को बढ़ाने वाला नहीं होता। जो सोशल सिस्टम है वो काफ़ी आउटडेटेड होता है। गुनर मिल्डल की एक फेमस कोट है जो हम बार बार कहते हैं कि अल्पविकसित देशों में पुराने रीति रिवाजों व रूढ़िवादी दृष्टिकोण के कारण अर्थव्यवस्थाएं गतिहीन बन गई हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित भी करती है, यानी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की ये जो हमने 15 विशेषताएं डिस्कस की, बहुत सारी और भी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो मेन हमारी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम किसी देश को अल्पविकसित देश के रूप में परिभाषित करते हैं या अल्पविकसित देश के रूप में जानते हैं। सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी जब हम एक बार कंपैरिजन करेंगे अल्पविकसित देशों का और विकसित देशों का, तो शायद हम और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो हम
डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग कंट्रीज में। हालांकि हमने बहुत सारे पॉइंट्स पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, सिर्फ एक मैं जल्दी जल्दी इससे आपको लेके चलूंगा। पहली तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है उसमें ऊंची होती है, जबकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज में वो लो होती है। यानी अगर हम प्रति व्यक्ति आय की औसत प्रति व्यक्ति आय की तुलना करें तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की कम से कम $12,475 के आसपास है, जबकि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की ये लगभग 1,046 के आसपास है, जो हमने डिस्कस किया था। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ऊंचा होता है। यह भी हमने पहले डिस्कस किया था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, ये भी हमने पहले डिस्कस किया था। यानी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक असमानता काफ़ी अधिक होती है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये आर्थिक असमानता पाई तो जाती है लेकिन वो काफ़ी कम होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो लेस स्क्यूड होता है और अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में ये हाईली स्किल्ड होता है। इसके साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन, रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो हाई होता है, जबकि यहाँ रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो लो होता है। अभी हमने जो डिस्कस की थी विशेषता तब बताया था कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं का जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है वो लगभग 17% के पास एवरेज है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं का वो 23% है। इसके साथ साथ जो कृषि पर निर्भरता होती है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज की काफ़ी लो होती है, काफ़ी कम निर्भर करती हैं ये अर्थव्यवस्थाएं खेती पर, लेकिन इसके बावजूद उनकी खेती जो होती है काफ़ी डेवलप्ड और एडवांस होती है। इसके विपरीत जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी कृषि पर निर्भरता काफ़ी अधिक होती है, और फिर भी उनका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड होता है, अल्पविकसित होता है। इसके साथ जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो सामान्यतः कम होता है डेवलप्ड इकोनॉमीज में। अगर आप देखें जापान वगैरह कंट्रीज से आप अगर कंपेयर करें और जो इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम देखें तो वो काफ़ी डिफरेंट है। यानी कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें पॉपुलेशन का साइज भी नॉर्मली कम है, लेकिन साइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी जो पॉपुलेशन का ग्रोथ का रेट है वो काफ़ी कम होता है, जबकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, यानी जो टर्म ऑफ ट्रेड हैं वो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अनुकूल होती हैं, जबकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रतिकूल होती हैं। इसके साथ साथ जो ह्यूमन कैपिटल है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जो ह्यूमन कैपिटल है वो काफ़ी लो होती है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं कम होती हैं, लिटरेसी रेट काफ़ी कम होता है, लेबर जो है वो अकुशल होता है, और इन सब कारणों से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है। इसके विपरीत जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें लिटरेसी रेट हाई होता है, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है, स्किल्ड मैन पावर बहुत ज़्यादा होती है, और जिनके कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। इसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट डेवलप्ड कंट्रीज में कम होती है, जबकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ जो एम्प्लॉयमेंट का जो प्रकृति है वो साइक्लिक है, यानी ट्रेड साइकिल के हिसाब से कुछ बेरोजगारी होती है, जबकि जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो बेरोजगारी है वो डिस्गाइज्ड है और क्रोनिक है। इसके बाद टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें डेवलप्ड होती है और एडवांस होती है, क्योंकि रिसर्च एंड इनोवेशन ज़्यादा होता है, जबकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बैकवर्ड होती है। कैपिटल मार्केट अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में या तो अनडेवलप्ड होते हैं या अंडर डेवलप्ड होते हैं, जिसके कारण लोगों की जो बचत है वो इकट्ठी होके प्रोडक्टिव यूज में नहीं होती, और जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन है वो नहीं हो पाता। जबकि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में एक विकसित पूंजी बाजार होता है, जिसके कारण वो लोगों की सेविंग को इकट्ठा करके उनको इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं को विकसित अर्थव्यवस्थाओं से अलग करती हैं। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पोर्शन पे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो हम जब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे तब हमें पता लगेगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो वास्तव में एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। क्यों है, इसकी कुछ विशेषताएं हम देखते हैं। पहला, कि भारत में जो पर कैपिटा इनकम है काफ़ी कम है या स्थिर है। अगर आप इस चार्ट से देखें तो 1962 से अगर हम 2018 तक का डाटा देखें तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो 2000 भी नहीं पहुंच पाई है, 2000 के आसपास है। जबकि हमने अभी देखा था यूएसए,
यूके, स्विट्जरलैंड की पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई है। तो पहले इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। इसके बाद आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी लो होती है। इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो भी काफ़ी अनइक्वल है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो रिचेस्ट 1% हैं वो कंट्रीज के 51.5% धन जो है वो लगभग ऊपर के 1% लोगों के पास है, और जो हमारे पुअरेस्ट 60% है उनके पास देश का केवल 4.7% धन है। इसका मतलब जो इनइक्वलिटी, जैसे हमने बात की थी जब हम विशेषताओं की बात कर रहे थे कि अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत अधिक मात्रा में आर्थिक असमानता पाई जाती है, तो वो सही है, भारत के संदर्भ में भी ये पाया जाता है। इसके बाद भारत में भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस काफ़ी अधिक है, लगभग 43 to 44% जो हमारी पॉपुलेशन है आज के दिन भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसके साथ साथ जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो भी काफ़ी हाई है, 1% से ज़्यादा है, जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं का नॉर्मली 1% से कम होता है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की गति है वो काफ़ी कम है इंडिया में, और इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। ये जो 7 विशेषताएं हमने यहाँ पे इस स्लाइड में आपके सामने हैं वो ये दिखाती हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। चलिए कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में काफ़ी लो है, हालांकि अभी 1991 के बाद ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, लेकिन हमारी जो पूंजी का स्टॉक है, उपलब्ध पूंजी का स्टॉक है, प्रति व्यक्ति पूंजी की उपलब्धता है वो ही बहुत कम है। इसलिए उसकी बढ़ने के बावजूद भी वो अगर बाकी देशों से कंपेयर करें तो काफ़ी कम होती है। इसके साथ साथ भारत में जो एबल और एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर हैं वो नहीं पाए जाते। ये भी अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक विशेषता होती है जो भारत में भी है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भारत में भी आउटडेटेड हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, हमारा परिवार सिस्टम हो गया। ये जो आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में भी पाए जाते हैं। हमारी जो ह्यूमन कैपिटल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये भी काफ़ी कम पाई जाती है। जैसे कि अगर आप एसडीआई का ट्रेंड देखें तो इंडिया का एसडीआई 0.586 था 1980 में, और ये बहुत ज़्यादा इसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई है, लगभग अभी भी 0.6 से कम है। जबकि आप विकसित देशों में देखो ये आपका 90% से या 0.9 से अधिक है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इंडिया में जो डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है वो काफ़ी कम है। इसके बाद साथ साथ जो तकनीक का स्तर है वो भी भारत में काफ़ी निम्न स्तर का है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक और विशेषता होती है कि वहाँ पर दोहरी आर्थिक संरचना पाई जाती है, द्वैतवाद पाया जाता है, यानी उसमें 2 सेक्टर हो जाते हैं एक ही अर्थव्यवस्था में। एक सेक्टर है जो काफ़ी डेवलप्ड है जैसे कि औद्योगिक क्षेत्र है, इसके साथ साथ एक सेक्टर है जो काफ़ी बैकवर्ड है जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, और दोनों एक साथ पाए जाते हैं। इंडिया में भी ऐसा ही है, एग्रीकल्चर आज के दिन भी हमारी काफ़ी आउटडेटेड है। इसके साथ साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो काफ़ी डेवलप्ड है। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक ड्यूअलिस्टिक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वाली इकोनॉमी है, और इस आधार पे भी हम कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया अल्प विकास से हमारा क्या अभिप्राय है, अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाओं की क्या विशेषताएं हैं, अल्पविकसित अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्थाओं में क्या अंतर है, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, और अगर है तो क्यों, ये हमने डिस्कस किया। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपके धैर्यपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।